So in the last class we studied retrieval augmented generation. तो हमने उसको थोड़ा सा overview लिया what RAG is, what we are using it for, why is it important. और after the class there were some questions by some participants over here कि RAG जो है वो latency ऐड करता है तो मैं फाइन ट्यूनिंग क्यों नहीं कर लेता. So just again reiterating, fine tuning doesn't add knowledge to the language model. पहली बात, आप अपने डेटा पे फाइन ट्यून कर भी लेंगे तो लैंग्वेज मॉडल कुछ लर्न नहीं करेगा. फाइन ट्यूनिंग इज ओनली टू क्यूरेट मॉडल रिस्पॉन्स. वो सिर्फ रिस्पॉन्स को क्यूरेट करता है, वो टास्क लर्न करता है, नॉलेज नहीं गेन करती. दूसरी बात यह है कि फाइन ट्यूनिंग आप कर भी लें, चलिए आप कहते हैं मैं फाइन ट्यूनिंग नहीं करता, मैं प्री ट्रेन कर लूंगा. आई विल प्री ट्रेन एन एलएलएम, तब तो नॉलेज चला जाएगा और फिर मैं फाइन ट्यून कर लूंगा और फिर उसको इस्तेमाल कर लूंगा. तो प्री ट्रेनिंग अगर आप कर भी लेते हैं और आप चाहते हैं कि प्री ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी फॉर एग्जांपल कंपनी का डेटा मिलना शुरू हो जाए चैट के अंदर से, नॉट गुड यूज केस. आप प्री ट्रेन कर लेंगे, पूरी एंटरप्राइज का आपने कंपनी का डेटा भी प्री ट्रेन कर लिया है, एलएलएम के अंदर सारा डेटा चला गया है, फिर उसके बाद आपने उसको फाइन ट्यून कर दिया अपने टास्क के ऊपर. दैट डजंट मीन कि वो एचआर की पॉलिसी उसी तरह से रेप्लिकेट हो जाएगी. आप कहेंगे फलानी पॉलिसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी वो हेलुसिनेट करेगा, कुछ और ही जनरेट कर देगा, राइट. तो रैग इज दैट सोल्यूशन जो कि आपके एंटरप्राइज के डेटा के साथ लिंक करने के लिए, आपको उसको कनेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में प्लग इन करने के लिए एक डायनामिक प्लेटफॉर्म देता है. तो रैग का मकसद क्या है कि डायनामिकली आप एंटरप्राइज से जिस बारे में सवाल हो रहा है वो चीज उठा के लाएं और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दें या यहाँ पे उसके कॉन्टेक्स्ट में पेस्ट कर दें ताकि एलएलएम उसका जवाब निकाल के आपको दे सके. तो हमने अब तक जितना भी रैग की पाइपलाइन बनाई है, अल्टीमेटली हर चीज जो है वो चैट ओरिएंटेड ही है, राइट. हर चीज कन्वर्सेशनल है. आपने कोई सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया. तो हमने जो कल नोटबुक की थी वो भी कन्वर्सेशनल नोटबुक थी कि हमने एक चैटबॉट ही बनाया एंड में, वेक्टर स्टोर के अंदर सारा डेटा पुश कर दिया, वहां से रिट्रीव करके सवालों के जवाब निकाल के देना शुरू कर दिए, राइट. अब ये एलएलएम जो है वो सिर्फ सवालों के जवाब के लिए अगर हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक यूज केस है जिसके ऊपर चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक की ऐप ये सब यही काम कर रहे हैं. बट दैट इज नॉट दी ओनली यूज ऑफ लैंग्वेज मॉडल. लैंग्वेज मॉडल से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं बहुत सारे और काम करने की, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एलएलएम आपके लिए कर सकते हैं वो है ऑटोमेशन का. तो दे कैन ऑटोमेट योर टास्क by being the brain of your whole architecture. तो जहां पे एक ह्यूमन ब्रेन बैठ के फैसले कर रहा होता था, यू कैन रिप्लेस देम विद योर लैंग्वेज मॉडल. लेकिन हमने ये ऑटोमेशन का थोड़ा सा टच देखा था जब हम चेन स्टडी कर रहे थे. तो हमने जब लैंग चेन के अंदर एक चेन बनाई थी, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ एन ऑटोमेशन कि अगर रिव्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ईमेल जनरेट कर दो, रिव्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ईमेल जनरेट कर दो, राइट. वो जो यूज केस था वो बहुत ही हार्ड कोडेड, फिक्सेटेड और स्टैंडर्ड लॉक्ड किस्म का यूज केस जो हमने चेन के थ्रू बना दिया. और हम आजकल जो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिस एरा के अंदर हम आजकल हैं, हम इस तरह की मोनोलिथिक और बहुत ही हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं. आप में से बहुत सारे होंगे पार्टिसिपेंट जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होंगे. कोई रिएक्ट में कर रहा होगा, कोई जावा में कर रहा होगा, कोई डॉट नेट के अंदर कर रहा होगा, कोई पीएचपी के अंदर कर रहा होगा. और मोस्टली जब आप एप्लीकेशन के स्केल को थोड़ा सा ब्रॉडन करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक छोटा वेब पोर्टल बनाना किसी कंपनी के लिए, छोटी सी कंपनी के लिए एक वेब पेज बनाने के लिए तो आप शायद सिंपल माईएसक्यूएल का डेटाबेस लगाते हैं, ऊपर वेब ऐप बनाते हैं और होस्ट कर देते हैं उसको, राइट. तो उसके लिए तो ठीक है, दैट्स अ सिंपलर यूज केस. लेकिन वही कंपनी, छोटी सी कंपनी ही आपको कल ये कहे कि मेरे पास कोई ऑथेंटिकेशन स्टोर नहीं है, तो आप ऐसा करें कि मेरी ऑथेंटिकेशन गूगल से करा दें. तो आप में से शायद कई काफी लोगों ने ये काम किया हो कि वो गूगल ऑथेंटिकेटर की एपीआई को कॉल करते हैं
वहां से गूगल के क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट होते हैं और आप उसके एप्लीकेशन में लॉग इन करा देते हैं। तो ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर की एपीआई जब आप कॉल करते हैं तो वो एपीआई गूगल के क्लाउड पे होस्टेड है, वहां एक सर्विस चल रही है और वो जो सर्विस है वो आपको रेस्टफुल या सोप या किसी प्रोटोकॉल के ऊपर एक्सेसिबल है। तो जब आप गूगल एपीआई की सर्विस परचेज कर लेते हैं तो आप वहां पे उसकी सर्विस एपीआई टोकन की बेस के ऊपर आप बात करना शुरू करते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल अपनी इन तमाम नोटबुक्स के अंदर लैंगचेन के ग्रॉक की एपीआई को कॉल करते हैं। हम एपीआई टोकन डालते हैं तो ग्रॉक हमें जवाब देता है। तो यही काम आप गूगल की उस सर्विस के थ्रू करते हैं। ये जो काम आप गूगल की सर्विस पे कर रहे होते हैं ये आप इसलिए कर पाते हैं कि वो जो सर्विस बैठी हुई है कहीं पे गूगल क्लाउड में वो आपका जिम्मा नहीं है, राइट? दैट इज नॉट योर बेबी टू मैनेज। वो गूगल का काम है। गूगल ने गारंटी दी हुई है कि आप अगर मुझसे परचेज कर रहे हैं तो ये सर्विस 24/7 अप रहेगी। आप जब भी कॉल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। और ये जो सर्विस है जिससे कि आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ये कोई स्टेट मेंटेन नहीं करती है, राइट? आपने अगर एक बंदे को आज ऑथेंटिकेट कराया अगले ही लम्हे कोई और ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जाएगी तो उसको नहीं पता, वो उसके लिए एक नई रिक्वेस्ट है, वो उसने उसको सर्व कर देना है। तो ये जो सारे की सारी सर्विसेज हैं जिनको आप लोग माइक्रो सर्विसेज के तौर पे भी यूज करते होंगे या वेब सर्विसेज कह लें, तो ये माइक्रो सर्विसेज बेस आर्किटेक्चर जरूरत हमें पड़ती है जब हमारा स्कोप बढ़ता जाता है। तो हम हर चीज को फिर हार्ड कोड नहीं कर देते। आप हर चीज की क्लास नहीं बना देंगे। आप अपने डिफरेंट टास्क की सर्विसेज बनानी शुरू कर देंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग या एक प्लांट के लिए कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसके लिए आप कोडिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोई सोल्यूशन बना रहे हैं कि मैंने उसका ईआरपी इंप्लीमेंट करना है, तो उस पूरे सोल्यूशन के अंदर आप बहुत सारी सर्विसेज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक सर्विस होगी ऑर्डर प्रोसेसिंग की, कि कोई वेंडर को ऑर्डर प्लेस करना है या किसी क्लाइंट ने ऑर्डर करना है तो एक सर्विस पड़ी हुई है जो ऑर्डर का डिटेल्स देती है और आगे उसका जवाब दे देती है कि हाँ जी ऑर्डर प्लेस्ड और नॉट। फिर एक और सर्विस होगी जो स्टॉक देखती होगी। तो यही ऑर्डर की सर्विस जो जिसको कि कोई क्लाइंट आपका एक्सेस कर रहा है कि यार मुझे फॉर एग्जांपल 10 बोरी सीमेंट चाहिए, तो इसी सर्विस ऑर्डर प्रोसेसिंग की सर्विस के पीछे एक और सर्विस पड़ी हुई होगी जिसको ये सर्विस कॉल कर रही होगी कि पहले मुझे स्टॉक बता दो कि क्या इतने स्टॉक में मेरे पास कितनी सीमेंट पड़ी हुई है। तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, ये सर्विस उस रिस्पॉन्ड का इंतजार करेगी, जब जवाब आएगा तो ये क्लाइंट को जवाब दे देगी ओके जी 10 बोरी अवेलेबल है तो यू कैन प्लेस ऑर्डर। एंड देन जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप कहेंगे पेमेंट करो। पेमेंट गेटवे आपने इंटीग्रेट किया होगा, वो पेमेंट गेटवे किसी बैंक का हो सकता है, वो मास्टर कार्ड का, वीजा का, जैस कैश, इजी पैसा, जो भी पेमेंट गेटवे वन वन लिंक का आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप पेमेंट गेटवे पे भी एक सर्विस को कॉल देते हैं। तो ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं ये सब सर्विसेज आर जनरली स्टेटलेस, दे डोंट मेंटेन एनी स्टेट। आप जब कॉल करेंगे तो आपने एक फुली क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वहां पे ताकि वो उसका जवाब बना के आपको दे दे एंड दैट्स इट, आपका इंटरेक्शन खत्म हो गया, राइट? तो ये जो जितने टास्क मैंने भी मिसाल दी ये जनरल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंदर मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह की लाखों मिसालें हैं कि किस तरह से आप सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या माइक्रो सर्विसेज को यूज करके अपनी बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आपका अभी भी जो फ्रंट एंड है फेसबुक का फॉर एग्जांपल, या आपका इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड है, या अगर आप जीमेल का फ्रंट एंड इस्तेमाल करते हैं या आप हॉटमेल का करते हैं, ये सब के सब मॉडर्न फ्रेमवर्क सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो आपको राइट टॉप पे अगर वो दिखा रहा है कि आपके साथ इस वक्त आपके नोटिफिकेशंस कितने आए हुए हैं, तो वो नोटिफिकेशन हो सकता है आपकी ड्राइव के भी वहां पे आ रहे हो, तो वो सर्विस कॉल जा रही है। इसी जीमेल के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपकी इतनी ईमेल्स आ रही हैं तो एक सर्विस कॉल जा रही है। इसी ईमेल के अंदर आपके स्पैम कितने हैं तो एक सर्विस कॉल जा रही है। इनबॉक्स में कितने हैं, ट्रैश में कितने हैं, उधर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब की सब सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज कॉल होती जा रही हैं और आपकी ऐप फ्रंट एंड जो है वो फ्रंट एंड के एंड यूजर के लिए फ्रंट एंड सेम, वो समझ रहा है कि एक एप्लीकेशन है और हो सकता है बैकग्राउंड के अंदर 50 सर्विसेज चल रही हैं।
इसी तरह से जब आप अपनी कंपनी के अंदर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उन टास्क को भी सर्विसेज में ब्रेक कर देते हैं, जहां पे कि फ्रंट एंड शायद ना हो लेकिन बैकग्राउंड में वो सारी सर्विसेज काम कर रही होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अगर आप ये मीडिया की किसी कंपनी की मिसाल लें तो वो जितना कंटेंट पब्लिश कर रही है, किस कंटेंट को कितने यूजर ने देखा, कब देखा, ज्यादा ने देखा, कम ने देखा, 9 बजे वाला शो ज्यादा देख रहे हैं, 10 बजे वाला शो ज्यादा देख रहे हैं, किस एंकर का शो ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सा ड्रामा ज्यादा चल रहा है। तो अगर मैं इन सब, मेरा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे भी जा रहा है, वो मेरा कंटेंट फेसबुक पे भी जा रहा है, मेरा कंटेंट जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा रहा है, तो मैं इन सब की सर्विसेज से कनेक्ट हुआ हूँ और सबसे मैं चीजें उठाता जा रहा हूँ और इन सब को मैं ला के थ्रो करता जा रहा हूँ एक रिपोजिटरी के अंदर, एक बिग डेटा के अंदर, और वहां से मैं उसके ऊपर एनालिटिक्स रिपोर्ट बना बना के एक पीडीएफ की रिपोर्ट डेली जनरेट करके निकाल रहा हूँ। तो ये सारा का सारा काम जो है ट्रेडिशनली बंदे करते हैं। इन मॉडर्न आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंगेज हो गई, लेकिन सर्विसेज के लिए भी जब सारा डेटा वहां पे पहुंच गया, वो डेटा वेयर हाउस के अंदर आ गया, वहां पे डैशबोर्ड के अंदर पॉपुलेट हो गया, ये शो ऊपर है, ये शो नीचे है, राइट। अब ये जो सारे ग्राफ बन गए हैं तो उसके बाद जो एक रिपोर्ट निकलती है, जो कि एक पीडीएफ की फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में एक रिपोर्ट फॉर एग्जांपल निकलती है, तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट बैठ के कोई बंदा बनाता है, राइट। समबडी वुड पिक अप ग्राफ फ्रॉम पावर बीआई, कोई टैबलू से उठाएगा एक ग्राफ के स्क्रीनशॉट लेगा, कोई कहीं और से डेटा पकड़ेगा, फिर उस सारे को इकट्ठा करके समझेगा और उसके बाद उसको बना बनू के जवाब आपको दे देगा। ये एक मिसाल हो गई। दिस टास्क टू कन्वर्ट दैट स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टू अ रिपोर्ट कैन बी ऑटोमेटेड बाय एलएलएम, राइट, जिसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं है, इट इज जस्ट जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। so we can convert this, we can achieve this task through language model। इसके साथ साथ आपका जो, फॉर एग्जांपल आप एक फिनटेक की ऐप चला रहे हैं जहां पे आपने ऑर्डर लेने हैं या आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आप उस सारे इंटरफेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कन्वर्सेशनल इंटरफेस के अंदर। बट यहां पे मेरे एक क्वेश्चन के जवाब में हो सकता है पीछे 10 सर्विसेज कॉल होनी हो, कि अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि मेरा बैलेंस क्या है, तो ये बैलेंस का जवाब देने से पहले पहले आपने चेक करना है कि भाई ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है, क्या उस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है जो डिवाइस रजिस्टर्ड है मेरे पास, पहला चेक। उसके बाद चेक करना है कि क्या अकाउंट इस नंबर के अगेंस्ट कोई अकाउंट है कि नहीं है, एक्टिव अकाउंट है कि नहीं है, दूसरा चेक। तीसरा चेक कि अब इसका बैलेंस क्या है, और उसके बाद वापस आपने रिस्पॉन्ड देना। तो हमने तो अब तक जितनी एक्सरसाइजेस की थी वो टॉप लेवल की कन्वर्सेशन थी, लेकिन ये पीछे पीछे जितना काम हो रहा है कि पहले इस क्वेश्चन से पहले ये पूछा, पहले इस क्वेश्चन को ये गेस करना कि ये मेरा वाकई बैलेंस पूछा जा रहा है या ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट की जा रही है या पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगी जा रही है, तो पहले ये सर्टन करना कि सवाल क्या है। एलएलएम कैन हेल्प यू दैट। जब आपको ये पता लग गया सवाल क्या है और उसके बाद सवाल था बैलेंस का, तो अब अगली कोई चीज सर्विस कॉल होनी है कि यार चेक करो ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एलएलएम कैन हेल्प विद दैट। इट कैन कॉल दैट सर्विस एंड गेट द रिस्पॉन्स, सेंड इट टू द नेक्स्ट सर्विस जो कि बैलेंस चेक करेगी, गेट द बैलेंस, सेंड इट टू द नेक्स्ट सर्विस जो कि नेचुरल लैंग्वेज में जवाब बनाएगी कि आपका इतना बैलेंस है, राइट, एंड सेंड इट बैक टू द यूजर। तो ये सारा काम करने के लिए मेरी एक सर्विस जो है वो हो सकता है फॉर एग्जांपल टू चेक कि यूजर वैलिड है कि नहीं है, वो हर ट्रांजैक्शन में होना है, हर सवाल के जवाब में होना है। कि मैं पूछूं मुझे अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, जब भी ये सवाल चेक होना है कि क्या ये वैलिड यूजर है कि नहीं है। मैं उसे कह दूं इसको पैसे भेज दो, जब भी ये चीज चेक होनी है कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं है, राइट। तो अगर मैं चेनिंग कर दूं, अगर मैंने चेन बना दी है फॉर वन टास्क के बैलेंस ट्रांसफर की ये चेन है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन हो रही है, और यही काम मैंने अगर करना है, दूसरा एक और फंक्शनैलिटी देनी है कि यार मुझे ये भी बता दो कि मेरा बैलेंस कितना है, तो उसमें भी ऑथेंटिकेशन होनी है। तो अगर मैंने चेनिंग कर दी तो इसकी एक अलग चेन है, इसकी अलग चेन है, अगले की अलग चेन है, और आई विल हैव सो मेनी चेन। और अगर मैंने ऑथेंटिकेशन सर्विस चेंज कर दी अपनी, उसमें कोई एक चेंज आ गई, तो मुझे हर चेन में जाके वो चेंज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, राइट। आई विल हैव टू अपडेट ईच एंड एवरी चेन
क्योंकि ये जो पहली सर्विस थी ना जो ऑथेंटिकेट कर रही थी यूजर को, इसकी आउटपुट चेंज हो गई या इसकी इनपुट चेंज हो गई है। देयर इज सम चेंज इन दिस सर्विस, इन दिस फंक्शन, तो मुझे तमाम चेन्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम इस चीज से, ये जो मोनोलिथिक सा बड़ा हार्ड कोडेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है थ्रू चेन्स, या इस तरह का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, एंड टू गेट rid of that we have agents. So we can build agents that are like services stateless, जो बस वेट स्टेट में बैठे हुए हैं कि जब उन्हें कोई कॉल करेगा तो वो जवाब दे देंगे, और हम बहुत सारे एजेंट्स को डिप्लॉय करके उनकी आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं इन डिफरेंट वेज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, राइट। तो वी आर गोइंग टू सी टुडे कि हम एलएलएम को इस्तेमाल करके एक सर्विस ओरिएंटेड एजेंटिक टास्क सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, राइट। सो विल स्ट्रेट अवे गो टू द नोटबुक, और एजेंटिक प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फ्रेमवर्क मौजूद हैं ऑनलाइन। वी आर गोइंग टू फॉलो LangChain इम्प्लीमेंटेशन, जो कि LangGraph है जिसका नाम, तो हम LangGraph को इस्तेमाल करेंगे, बट यू कैन एक्सप्लोर सो मेनी अदर्स। लामा इंडेक्स की अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। देन देयर आर स्पेसिफिकली डिजाइंड एजेंटिक फ्रेमवर्क्स लाइक क्रू AI। तो क्रू AI है ही टोटल एजेंटिक प्रोग्रामिंग के लिए, तो यू कैन यूज दैट एज वेल। बेसिक साइंस उनकी भी यही है जो कि LangGraph की है, विद सम फंक्शनैलिटी डिफरेंस के उसके अंदर शायद कुछ और बेहतर काम होगा, LangChain के अंदर LangGraph में कुछ और काम बेहतर हो रहा होगा, विद सम डिफरेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर, विद सम डिफरेंसेस ऑफ इंटरफेस नेमिंग कन्वेंशन। इसके अलावा बाकी थ्योरी जो है वो जनरली वही है जो कि एक एजेंटिक सिस्टम की है, वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। So we are going to start with a notebook, and we will going to slowly and gradually make it a complex agentic framework, right? So I'm going to continue from the same notebook that we did before. मैं उसी के आगे ही इस सारी को append कर देता हूँ। So we need a few libraries for that. वो हम install कर लेते हैं। Rest are the same as we did yesterday. We just have one new library over here, that is LangGraph. तो LangGraph जो है वो LangChain की implementation है to do agentic programming, right? So we are going to see that how we can leverage LangGraph. So why the name graph over here? Anyone can tell me graph का नाम यहाँ क्यों है? हम बात तो सर्विसेज की और एजेंट्स की कर रहे हैं, और एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका नाम ग्राफ है। तो लैंग एजेंट नाम क्यों नहीं है इसका, और लैंग ग्राफ क्यों नाम है? किसी को कोई आइडिया? वो मल्टीपल तो वेब सर्विसेज भी हैं, ग्राफ क्यों कह रहे हैं सर? तो आप में से जी, नो 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 नॉट दैट ग्राफ। सो आप में से सारे कंप्यूटर साइंस, राइट? एवरीबॉडी नेटवर्क्स पढ़ी हुई है, राउटिंग स्विचिंग पता है, याद है राउटिंग स्विचिंग क्या होती थी? कुछ काम भी कर रहे होंगे अभी। राउटर किस लिए होता है? राउटर इज नॉट फॉर बेस्ट पाथ, वन ऑफ द फंक्शन इज, बट मेन कोर राउटर की फंक्शनैलिटी क्या है, क्यों राउटर लगाते हैं और क्यों स्विच क्यों नहीं लगा लेते? सही कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। तो वी प्लग इन राउटर एवरी टाइम वी वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। जब भी आपने दो डिफरेंट नेटवर्क्स की बात करानी है तो बीच में यू नीड अ राउटर, बिकॉज राउटर लेयर 3 पे बात कर रहा है, स्विच लेयर 2 पे बात कर रहा है। OSI लेयर याद है ना? तो स्विच जो है वो लेयर 2 पे बात कर रहा होता है। स्विच कैन ओनली टॉक विद इन द सेम नेटवर्क अनलेस इट इज अ लेयर 3 स्विच विच एक्ट्स लाइक राउटर, बट राउटर जो है वो दो नेटवर्क्स में बात करता है। इसलिए घर में जो आपके PTCL की या Neatel की जो डिवाइस लगी है उसको आप क्या कहते हैं? वाईफाई राउटर। वो वाईफाई स्विच क्यों नहीं कहते? वो राउटर इसलिए कहते हैं कि उसका जो वाईफाई कंपोनेंट है वो आपके लिए स्विच है, और बीच में उसके एक राउटर भी लगा हुआ है जो पीछे PTCL की बैकबोन से कनेक्टेड है। तो लोकल नेटवर्क पे आपको 192.168.10.1 मिल रहा होगा, और PTCL के नेटवर्क पे आपको 39 डॉट समथिंग या वटेवर जो भी उसका IP एड्रेस है वो मिल रहा होगा। तो जब आप एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं, और ये नेटवर्क में आपके घर में एक कनेक्शन लगा हुआ है, एक साथ वाले के घर में लगा हुआ है, किसी और के घर में लगा हुआ है, यहाँ से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होती है, वो कहीं से किसी सर्वर से होती हुई PTCL तक पहुंचती है या Neatel के सर्वर में पहुंचती है। वहां से रिक्वेस्ट आती है गूगल की, तो वो गूगल के CDN में पहुंच जाती है। CDN में डेटा पड़ा होगा तो वहां से सर्व हो जाएगा, नहीं पड़ा होगा तो वो गूगल के क्लाउड पर रिक्वेस्ट चली जाएगी रीजनल, और उसके बाद जवाब ला के देंगे। तो ये सारे का सारा जो नेटवर्क है ये एक ग्राफ है।
जिसमें कि एक नोड मल्टीपल नोड से बात कर रहा है, कोई एक नोड 10 से बात कर रहा है, कोई एक नोड एक ही से बात कर रहा है, कोई एक इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है, कोई एक एंड पॉइंट है जहां पे कि टर्मिनेट हो रहा है पूरा पूरा नेटवर्क, राइट। तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क इज एक्चुअली अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो शायद कंप्यूटर साइंस में याद हो कहीं पे बचपन में छोटे होते प्राइमरी स्कूल में डायरेक्टेड ग्राफ पढ़े हो, ग्राफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो जो नेटवर्क है इट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पे नाम लैंग ग्राफ क्यों है? बिकॉज जो हम एजेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म अ ग्राफ, कि जिसका कोई एक एंट्री पॉइंट होगा इस ग्राफ का और कोई एक एंड पॉइंट होगा, और स्टार्ट और एंड के बीच में 100, 2000, 4, 5, 6 जितने एजेंट्स मैं कॉल करना चाहता हूं दे विल वर्क टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, राइट। सो दैट इज व्हाई द नेम इज लैंग ग्राफ, बिकॉज जब आप इसको बनाते हैं तो अल्टीमेटली ये ग्राफ बन जाता है। ये वो वाला ग्राफ नहीं है बार चार्ट वाला, ये वो ग्राफ है जो ग्राफ ट्रीज वाला ग्राफ होता है, राइट। तो रैंडम फॉरेस्ट वाला ग्राफ मशीन लर्निंग के अगर आपने पढ़े हैं, या डायरेक्टेड ग्राफ के जिसमें कि एक नोड से स्पर हो रहे हैं बाकी सारे के सारे नोड, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ग्राफ। So in order to start this exercise for agents, I am going to define two functions, और ये functions जो है हम agents के through call करेंगे। तो we will just define very small functions. So this is our function 1, which is taking input 1. So these are just all assumed toy examples, nothing much. और हम कहते हैं कि यार आप ऐसा करो कि रिटर्न कर दो। तो ये जो फंक्शन है इसका सिंपल काम है कि जो भी इनपुट आ रही है ये उसके साथ एक टेक्स्ट कंकैटिनेट करके बस रिटर्न कर दे, राइट। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस फंक्शन। और मैं इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करूंगा, फंक्शन 2। और ये जो फंक्शन 2 है ये क्या करेगा, इसकी इनपुट होगी इनपुट 2, और ये जो है रिटर्न कर देगा इनपुट 2 टू सेकेंड फंक्शन, राइट। तो ये बिल्कुल ही दो बेसिक से फंक्शन बन गए। एक फंक्शन, दोनों फंक्शन का काम एक ही है, जो भी इनपुट आ रही है उसके साथ कुछ टेक्स्ट ऐड करो और रिटर्न कर दो, दैट्स इट। वेरी सिंपल छोटा सा फंक्शन। अब हम करते क्या है कि अब हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू यूज लैंग ग्राफ, उसका जो ग्राफ का इंटरफेस है वी आर गोइंग टू यूज दैट, राइट। एंड देन वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज अ ब्लैंक ग्राफ। तो ये जो इस लाइन में मैंने दो लाइन लिखी है, एक में तो सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, सेकंड लाइन में एक बिल्कुल आप समझ लें कि एक व्हाइट बोर्ड जिस तरह से सामने आपको नजर आ रहे हैं, एक व्हाइट बोर्ड मैंने क्रिएट कर दिया ग्राफ के लिए। तो एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट एन एम्प्टी स्पेस विद नो नोड एट ऑल। तो ये जो मैंने ग्राफ की एनालॉजी आपको बताई कि वाई ग्राफ, तो जब आप नेटवर्क्स बनाते हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस की जबान में जो नेटवर्क में आपका जो एक पॉइंट है जहां स्विच लगा हुआ है तो वो एक नोड है, राइट। और अगर एक स्विच दूसरे राउटर से कनेक्टेड है तो इन दोनों का जो बीच का कनेक्शन है उसको हम एज कहते हैं, राइट। तो ये इज जस्ट द नॉमेनक्लेचर ऑफ रीडिंग और स्टडिंग ग्राफ्स इन कंप्यूटर साइंस। तो वट एवर एंटिटी देयर इज इट्स अ नोड, और दो नोड के जो आपस में बीच में लिंक है उसे हम एज कहते हैं, कि ये फ्रॉम वन लिंक फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, दिस इज द एज दैट जॉइंस देम। तो अब हम करेंगे क्या कि हम अपने ग्राफ के अंदर नोड्स और एजेस डिफाइन कर देंगे, राइट। तो उसके अंदर डिफाइन करने के लिए हमने जो ये वर्क फ्लो का बनाया है एम्प्टी सा ग्राफ, हम ये वर्क फ्लो नाम जो है बाय द वे इट्स जस्ट यू नो राइटिंग प्रैक्टिसेस और कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने वर्क फ्लो इसलिए दिया हुआ कि एक्चुअली हम वर्क फ्लो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो हेंस द नेम वर्क फ्लो, अदरवाइज यू कैन गिव इट एनी नेम यू वांट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इस वर्क फ्लो में ऐड कर देंगे node, right? So we are going to add node, and that would be node 1, and it will be binded by the function 1. अब ये जो नोड मैंने ऐड कर दिया है तो अब आप समझ लें कि आपका वो जो एम्प्टी स्पेस था पूरा ग्राफ का, वहां पे एक गोला सा नोड क्रिएट हो गया है, और मैंने उसको बाइंड कर दिया है फंक्शन 1 के साथ, कि जब भी ये नोड को कोई कॉल करे फंक्शन 1 एग्जीक्यूट कर दो, राइट।
वो कॉल करने वाले का काम है कि उसने वो सब कुछ भेजना है जो फंक्शन 1 को चाहिए, और वो अगले नोड का काम है जहां पे कि आंसर जाना है कि उसको वो जो सब कुछ मिल जाए जो कि फंक्शन 1 जनरेट कर रहा है, राइट। तो हमने ये नोड्स क्रिएट करने हैं, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेकंड नोड, and that node would be node 2, and now this, in this whole, these two lines, मैंने दो नोड क्रिएट कर दिए हैं और उनको दो फंक्शन से बाइंड कर दिया है, और अभी वो हवा में मुल्लक हैं, so they are in empty space just lying around there. So what I need to do is I need to tell now कि कौन सा नोड किस नोड को कॉल कर सकता है, राइट। और जो मैंने आपको बताया कि द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इज द एज, so I need to define an edge that would point node 1 to node 2, right? तो मैं इसी तरह से वर्कफ्लो के अंदर, इस ग्राफ के अंदर एक एज ऐड करूंगा, एंड दैट विल टेक एंड डिफाइन द एज। ये जो ऑर्डर है ये मैटर करता है कि अगर आप इस एज की डेफिनेशन में नोड 2 कॉमा नोड 1 कर देंगे तो डायरेक्शन रिवर्सेस, क्योंकि ये लैंग ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि जो डायरेक्शन आप बताएंगे बिटवीन एजेस, बिटवीन नोड्स, ये वही डायरेक्शन फॉलो करेगा, राइट। तो अब मैंने यहां पे एज क्रिएट किया है नोड 1 से नोड 2, तो अब इंफॉर्मेशन फ्लो वुड बी फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। नोड 2 से नोड 1 तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी अनलेस आई एड अनदर एज जो नोड 1 नोड 2 को नोड 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। अब इस केस में वो नहीं होगा। तो व्हाट हैज हैपेंड सो फार इज कि इस पूरे एम्प्टी ग्राफ में दो नोड बन गए और मैंने उन दो नोड्स को कनेक्ट कर दी। तो मैंने अभी सिर्फ दो फंक्शन ही बनाने थे और मैंने दो नोड ही बनाने थे पूरे ग्राफ में, राइट। और अब मुझे क्या करना है, अब ये पूरा ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैंने इस ग्राफ को इस्तेमाल करना है, तो व्हाट आई नीड टू टेल नाउ, एनी वाइड थॉट। फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, वो नोड 1 फंक्शन 1 खुद ही कॉल कर लेगा। कौन बोला अभी, हल्का सा कोई बोला? एंट्री पॉइंट डिफाइन करना है कि कहां पे इंफॉर्मेशन, किसको स्टार्ट पॉइंट क्या है मेरा नोड का, अभी तक मैंने वो डिफाइन नहीं किया। So using this workflow, I am going to add, and I'm not going to add, actually I'm going to set कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है। तो अब मैं अपने ग्राफ को बता रहा हूं कि मेरा जो एम्प्टी पॉइंट है वो नोड 1 है। तो जो भी इस ग्राफ को जब भी कॉल करना है, रिक्वेस्ट सीधी नोड 1 पे लैंड कर जाएगी, राइट, क्योंकि आई हैव सेट नोड 1 एज माय एंट्री पॉइंट। और इसी तरह से मैं फिनिश पॉइंट भी डिफाइन करूंगा कि इस ग्राफ की कल्मिनेशन कहां पे हो रही है, एंड माय फिनिश पॉइंट इन करंट ग्राफ इज नोड 2। तो टोटल हमने दो नोड्स का ग्राफ बनाया, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, और एंट्री पॉइंट नोड 1, एंड पॉइंट इज नोड 2। तो वंस वी आर डन विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्राफ, अभी हमने सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है, बताया है कंटेंट्स कितने नोड, कितने एजेस, एंट्री पॉइंट, एंड पॉइंट, व्हाटएवर इट इज। So we will just compile this into a variable. तो जब आप ये workflow dot compile का फंक्शन कॉल करेंगे, तो at this point in time this is going to compile this graph और उसको एक वेरिएबल के अंदर एज अ कंप्लीट ग्राफ आपको ऐप के अंदर अवेलेबल कर देगा। तो अब ये जो ऐप है, it now houses the complete workflow of the whole graph. So if I want to see what this graph looks like, so there's a जो लैंग ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन है, उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसकी विजुअलाइजेशन भी दी हुई है, तो यू कैन विजुअलाइज कि आपके ग्राफ की इस वक्त शक्ल क्या है। तो इफ आई कैन कॉपी पेस्ट दैट कोड रादर देन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। So if you see over here, if I run this code, so this is the graph that we have created, right? So we have a start point, it goes to node 1 points to node 2, and then it ends over here. तो ये अब हमने एक वर्कफ्लो डिफाइन कर दिया, राइट। अब मैं अगर इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो, तो लैंग चेन और लैंग ग्राफ क्योंकि बैकएंड पे लैंग चेन ही है, तो उन्होंने वो नॉमेनक्लेचर सिमिलर रखी हुई है। तो आई कैन इन्वोक दिस ग्राफ by sending a message into it.
So if I send this, so it has printed starting from first function to second function. तो ये टेक्स्ट कहां से आया? कहां से आया ये टेक्स्ट जी? ये हमने जो फंक्शन डिफाइन किए थे, ये वो दोनों के दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे इनपुट 1 है पहले फंक्शन की, जो मैंने इनपुट दी है वर्कफ्लो को, तो क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट नोड 1 किया था, तो वो इनपुट 1 यहाँ पे आ गई है स्टार्टिंग फ्रॉम, जो मैंने ऐप डॉट इन्वोक में स्टार्टिंग फ्रॉम लिखा था, उसने वो उठाया स्टार्टिंग फ्रॉम, उसके साथ फर्स्ट फंक्शन अपेंड किया और आगे भेज दिया। तो अब वो नोड 2 के पास आ गया। नोड 2 के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है इनपुट 2 में, वो है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन। और नोड 2 क्या कर रहा है? वो कर रहा है इनपुट 2 के आगे 2 सेकंड फंक्शन अपेंड कर रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन 2 सेकंड फंक्शन उसने अपेंड किया और रिटर्न कर दिया, और वही हमें यहाँ पे आउटपुट के अंदर नजर आ रहा है। राइट? ये बात क्लियर है अभी सो फार? एनी कंफ्यूजन इन दिस? किसी की कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? अभी तक हमने एलएलएम को नहीं कॉल किया कहीं पे, लैंग्वेज मॉडल अभी कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, अभी हम सिर्फ वर्कफ्लो डिफाइन कर रहे हैं। राइट? लैंग्वेज मॉडल अभी बाद में आएगा। तो अभी हम सिर्फ कह ये रहे हैं कि मैंने एक टास्क करना था, वो ये टास्क ये था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टास्क पहले बंदे कर रहे थे, या ये टास्क पहले मेरी कोई हार्ड कोड सर्विसेज कर रही थी, व्हाई नॉट टू गेट इट डन थ्रू अ वर्कफ्लो। तो ये मैंने वर्कफ्लो डिफाइन कर दिया। राइट? अब मैं इस वर्कफ्लो को डिफरेंट तरीकों से अब एलएलएम से कनेक्ट करना शुरू करूंगा। वन थिंग दैट दिस LangChain implementation also gives, और बाकी implementations भी आई एम श्योर देती होंगी, एंड दैट इज कि आप ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम नोड टू नोड, आप अभी तो मैंने इन्वोक किया है, जब मैंने ऐप डॉट इन्वोक करता हूं तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद जो फाइनल आउटपुट है वो मुझे डिस्प्ले हो जाती है। राइट? बट आई कैन ऑल्सो इन्वोक दिस वर्कफ्लो एज अ स्ट्रीमिंग आउटपुट जनरेटर। तो जब मैं इसको स्ट्रीम मोड में लॉन्च करूंगा तो वो हर स्टेप की आउटपुट मुझे देता जाएगा। तो आई कैन सी के पहले नोड पे क्या इनपुट आई थी, उसने क्या निकाला, फिर दूसरे को क्या भेजा, फिर उसने क्या किया, और फिर तीसरे ने क्या किया, और चौथे ने क्या किया। तो मेरे पास पूरा का पूरा ट्रेस आ सकता है। तो स्ट्रीमिंग में अगर मैं इसको इन्वोक करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ हमने, इफ यू सी ओवर हेयर, तो हमने आउटपुट को ऐप डॉट स्ट्रीम में इनपुट पास कर दिए। अब ये जो स्ट्रीम है ये तमाम आउटपुट्स की लॉग सॉर्ट ऑफ आप समझ लें जनरेट करती जाएगी हर नोड के ऊपर और थ्रो करती जाएगी। तो इफ आई रन दिस ओवर हेयर, तो हमने अभी आपको देखें कि आउटपुट फ्रॉम नोड 1 वाज मूविंग फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन, एंड देन आउटपुट फ्रॉम नोड 2 वाज मूविंग फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन। तो फायदा स्ट्रीमिंग का क्या है? इफ यू वांट टू टेस्ट के यार जो मैंने इतना बड़ा ग्राफ बना लिया है तो इस इनपुट के ऊपर हुआ क्या बैकग्राउंड के अंदर, तो यू कैन स्ट्रीम एंड सी कि अच्छा ये पहले आपके ग्राफ में हो सकता है 50 नोड हो, एंड यू डोंट नो कि फाइनल आउटपुट और एंट्री, स्टार्टिंग पॉइंट और एंट्री पॉइंट तो 2 नोड हैं, बीच में 40 और हैं। तो ये जो आखिरी आउटपुट आई है ये किन 40 नोड से गुजर के आ रही है। तो यू कैन स्ट्रीम एंड सी कि अच्छा यार ये पहले नोड से जब एंट्री आई थी तो वो दूसरे पे गई थी, फिर छठे पे, और फिर 12वें पे, फिर 16वें पे, और उसके बाद 40वें पे गई और आउटपुट निकल आई। राइट? So this streaming is just an add-on functionality which you can use to find out कि आपका मॉडल, आपका ग्राफ क्या फ्लो फॉलो कर रहा है बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट। अब जब हमने ग्राफ समझ लिया, so what we are going to do now is we are going to start linking the language model with this graph. तो लैंग्वेज मॉडल हम अगेन ग्रॉक ही इस्तेमाल करेंगे। So we are going to copy paste the same code over here to use grok, and we are also going to, तो अब हम करेंगे क्या कि अभी हम अपना ग्राफ थोड़ा सिंपल ही रखेंगे। वी आर गोइंग टू अगेन यूज फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। अभी हम वही 2 फंक्शन रखेंगे, लेकिन अब हम 2 फंक्शंस को LLM enabled कर देंगे, राइट? सो दैट दे यूज LLM इन द बैकग्राउंड एंड डू समथिंग विद दैट। तो फॉर एग्जांपल हम अभी एक फंक्शन 1 डिफाइन करते हैं अगेन, जिसको वही इनपुट 1 कहीं से आएगी, और मैं इसको अभी एक क्वेश्चन थ्रो करूंगा, और वो क्वेश्चन इज एक्चुअली अ प्रॉम्प्ट।
तो ये फंक्शन 1 मैंने डिफाइन किया, जिसमें कि मैं जो भी इनपुट आ रही है, आई एम जस्ट प्रॉम्प्टिंग LLM कि योर जॉब इज टू प्रोवाइड द टॉपिक ऑफ द यूजर क्यूरी, राइट। और मैं अब उसको एक्सप्लिसिटली प्रॉम्प्ट कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ टॉपिक रिटर्न करके दो, रीजनिंग ना दो कि भाई ये टॉपिक क्यों फाइनेंस है या क्यों लीगल है। आई जस्ट नीड वन वर्ड एंड दैट इज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस इनपुट, जो भी यूजर की कहीं से इनपुट आ रही है। और मैं अभी दूसरा फंक्शन डिफाइन करूंगा इन द सेम वे जिस तरह से हमने पहले किया था। इसको इनपुट 2 जाएगी और इनपुट 2 में वो क्या कर रहा है कि वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस टॉपिक। तो दूसरे फंक्शन में हमने सिंपल वो टॉपिक प्रिंट करा दिया, राइट। तो वी आर गोइंग टू कंपाइल द ग्राफ अगेन, और ये मैं ऊपर वाला ही दोबारा से ग्राफ उठाता हूं। तो वी आर गोइंग टू पिक दिस वन ओवर हेयर, यही पूरा कोड, क्योंकि हमने फंक्शन 1 और फंक्शन 2 ही इस्तेमाल किया है। तो वी हैव जस्ट ओवर रिडन दिस फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। तो यहाँ पे आपने फंक्शन 1 फंक्शन 2 को ओवरराइड करके उसको वो दे दिया। अब मैं सिंपल एक छोटी सी चेंज करने लगा हूँ, वो चेंज ये है कि मैं सिर्फ इसकी नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर रहा हूँ। तो पहले मैंने नोड 1 जो बनाया था उसको नाम नोड 1 दिया था। इट्स अप टू मी कि मैं क्या नाम दूं। तो मैं इसको नाम देता हूँ ये एजेंट है। और ये जो सेकंड मेरा फंक्शन है, इट इज परफॉर्मिंग सम टास्क, तो इट इज द टूल फॉर मी। ये एक मेरा पूरे नेटवर्क के अंदर एक टूल है जो कि काम कर रहा है अबाउट सम टास्क। और मैं अब उसको ग्राफ बता दूंगा कि एज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एज एग्जिस्ट करता है बिटवीन एजेंट एंड टूल, एंड देन वी डिफाइन दिस एंट्री पॉइंट्स विद द सेम नेम्स। तो हमारे पास ये एजेंट भी आ गया और हमारे पास ये सेकंड नोड भी आ गया। एंड इफ आई कंपाइल दिस ग्राफ, so this has now been compiled. Now if I invoke this graph, so if I invoke this graph with some text, and the text is, for example, something about legal or something about finance. So let's see कि अगर हम finance का दें, तो यहाँ पे आपको इसका रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, here is the topic finance, right? तो अब इस पूरी चेन में हुआ क्या कि जो आपने इनपुट दी थी वो फंक्शन 1 में गई, फंक्शन 1 ने उसको क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद आगे पुश कर दिया, वो पुश करने के बाद वो सेकंड नोड पे पहुंची और उसने उसको प्रिंट कर दिया, राइट। अब इस पूरे इंटरफेस के अंदर देयर इज एक्चुअली नो कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्ड, कि अब कन्वर्सेशन कहीं भी नहीं है। इट्स नॉट अ कन्वर्सेशनल बॉट एज ऑफ नाउ। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं से भी आ सकती है, ये जो टेक्स्ट है ये कहीं से भी इनिशियलाइज हो सकता है, राइट। इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मुराद क्या है? कुछ भी से मुराद ये है कि ये हो सकता है कि आपका सेंटिमेंट आपके कस्टमर का रिव्यू हो, राइट। अब आप उस रिव्यू के अंदर प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड एन एजेंट जो कि पहले प्री प्रोसेसिंग एजेंट को कॉल करेगा, उसके अंदर से सारा का सारा प्री प्रोसेस करके आपको वापस रिटर्न करके अगले क्लासिफायर को कॉल करके क्लासिफाई करा के बाहर निकाल दे, राइट। दूसरी बात यह है कि कौन सा नोड एलएलएम को कॉल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, अप टू यू, एज पर योर डिजाइन। बट एलएलएम जो है इस पूरे ग्राफ में साइड पे एज अ ब्रेन बैठा हुआ है। तो इट इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, इट इज परफॉर्मिंग द टास्क whatever and whichever task it is asked to do. So why this agentic programming is here? Because of LLM. क्योंकि पहले हमें हर टास्क के लिए अलग डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना पड़ता था। सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन करनी है तो एक और मॉडल, राइट। डेटा एक्सट्रैक्शन करनी है तो एक और मॉडल, जनरेशन करनी है तो एक और मॉडल। अब ये सारे काम एलएलएम कर सकता है। So we can call LLM anytime we want, and we can get the response for that particular agent and pass it on to the next state. So any question over here? किसी तरह का कोई question? No question? So we are going to add a bit more complexity in graph. तो ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो कि हम ग्राफ के साथ और क्या कुछ कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसे ऐड करेंगे कि सबसे पहला काम तो अभी हम ये करेंगे कि हम अपनी रैग की पाइपलाइन को इस ग्राफ के साथ कनेक्ट कर देंगे, right, and see that how we can use RAG with the agents. So we just need some libraries to do that, and one of that library is हमने जो import नहीं की हुई है ऊपर probably. Yes, we don't have Chroma with us, so let's install Chroma.
दूसरा हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे फॉर अ बिट ऑफ फॉर्मेटिंग। आई लेट यू नो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे इट विल बिकम क्लियर दैट व्हाई वी आर यूजिंग दैट। सो हमने क्योंकि इस्तेमाल करना है रैग पाइपलाइन, तो हमें वो सारी की सारी लाइब्रेरीज भी चाहिए जो कि रैग में हमारे यूज होती हैं। तो लेट्स कॉपी पेस्ट वट एवर वी वर यूजिंग बिफोर if we feel the need। I have just copy pasted yesterday's notebooks imports ताकि हम सारी एक ही दफा इंपोर्ट कर लें। तो ये रैग की पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कल की ही रैग की पाइपलाइन को ही हुकअप करूंगा इसके साथ। तो जिस तरह से हमने कल एक डॉक्यूमेंट लोडर डिफाइन किया था, तो वी आर गोइंग टू डिफाइन द सेम डॉक्यूमेंट लोडर ओवर हेयर। ये वही वाला डॉक्यूमेंट लोडर है, वेब बेस्ड लोडर, जिससे कि हम एक डेटा को क्रॉल कर रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर स्क्रैप कर रहे हैं डेटा और वहां से अपना लोडर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और हम वही टेक्स्ट स्प्लिटर जो बिल्कुल कल हमने एक्सरसाइज की थी, उसी एक्सरसाइज से हम सीधा कॉपी पेस्ट करके अपने डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं और अल्टीमेटली उसी डेटा को हम एम्बेड करके मॉडल में लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल वही काम सारे कर लिए हैं जो कि which we were doing before yesterday। think I've missed few, so let's add those as well। तो अब हम करेंगे क्या कि अभी तक जो हमने छोटा सा ग्राफ बनाया था उसकी जो इनपुट थी वो भी सेंटेंस था, एक टेक्स्ट था और आउटपुट भी एक टेक्स्ट है, राइट। आप अगर आप में से जो लोग सर्विसेज के साथ डेवलपमेंट करते रहे हैं तो यू वुड नो कि जब आप एक सर्विसेज को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं तो इट्स नॉट कि हमेशा से टेक्स्ट ही शेयर होना है। तो यू हैव टू शेयर मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। कुछ टेक्स्ट होगा, कोई नंबर्स होंगे, कहीं पे शायद जेसॉन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वी नीड एन एबिलिटी टू शेयर दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द नोड्स, कि वो जो नोड्स हैं वो सिंपल टेक्स्ट भी शेयर ना करते रह जाएं, वो बाकी भी सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। वन थिंग। द अदर थिंग इज कि जब ये ग्राफ प्रोग्रेसिवली कॉल हो रहा है, जब हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं इस ग्राफ को, तो वी नीड टू ऑल्सो सी कि शायद हो सकता है एक नोड ने जो इंफॉर्मेशन पिछले नोड से ली है, दैट इंफॉर्मेशन and the information that this node generated both are required for the third node to do some action, right। अभी तो हमने ये किया कि एक नोड से दूसरे नोड को इंफॉर्मेशन पास की, उसने सीधी आउटपुट दे दी। तो जो पहले नोड ने दूसरे नोड को भेजा था वो हमने कहीं पे रिटेन नहीं किया, कहीं पे प्रिंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसके साथ, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 4 नोड्स के बाद जो 5वें नोड ने कुछ काम करना है, उसको वो चीज चाहिए थी जो कि फर्स्ट नोड ने जनरेट की है। तो अगर मैं वही मिसाल आपको दूं कि जहां पे आपने एक ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, पहले नोड को रिसीव हुआ कि मोबाइल नंबर क्या है, राइट। और आखिरी नोड को चाहिए कि इस मोबाइल नंबर को वापस जवाब भेजो, फॉर एग्जाम्पल। बाकी बीच में जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकल रही थी वो अकाउंट नंबर पे निकल रही थी, शुरू में मोबाइल नंबर से हम यूजर वेरीफाई करा रहे। तो जब आखिरी नोड ने जवाब वापस भेजना है तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि वो आखिरी नोड वो इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सके, राइट। दैट मीन्स कि हम एक सिंगल वेरिएबल नहीं शेयर कर सकते across graph, we need to maintain something a bit more complex than that। और उसको हम करते हैं and we name it as an state of the graph, और हम स्टेट को शेयर करते रहते हैं across the nodes और उसको अपडेट या एडिट करते रहेंगे, राइट। और जो एजेंट स्टेट है वो है कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट एन अरे। तो हम ये एक एम्प्टी स्टेट डिफाइन करेंगे और इन आर यूज केस इस एजेंट स्टेट में हम एक लिस्ट पॉपुलेट कर लेंगे मैसेजेस की, एंड दिस इज जस्ट आर इम्प्लीमेंटेशन। हम क्योंकि मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मैसेजेस को की नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। आपने जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर फिनटेक का यूज केस है तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स हैं, तो आप इसको नाम कस्टमर का नाम दे सकते हैं। अगर उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है तो आप उसको ट्रांजैक्शंस का नाम दे सकते हैं, वट एवर यू वांट टू नेम इट। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं इस एजेंट स्टेट को प्लॉट करके देखूं, प्लॉट नहीं व्यू करके, so it's an empty array with an empty list of messages। तो ये जो आपकी स्टेट है, it is just as of now an empty state, right।
तो अब मैं करूंगा क्या कि मैं दोबारा से अपने ग्राफ के अंदर वही दो फंक्शंस डिफाइन करूंगा, लेकिन अब उन फंक्शन की जो आपस में हैंडशेक है वो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्टेट। तो अब वो स्टेट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो वी डिफाइन द सेम फंक्शन अगेन। तो हम उसी तरह से फंक्शन 1 डिफाइन करते हैं और उसको स्टेट डिफाइन करते हैं कि इसकी इनपुट जो है वो एक स्टेट है, और स्टेट में से हम मैसेजेस का ऑब्जेक्ट उठाएंगे जो कि हमने मैसेजेस की लिस्ट रखी हुई है। क्योंकि अभी हम स्टेट में सिर्फ मैसेजेस ही शेयर कर रहे हैं, तो वी जस्ट आर फोकस्ड ऑन द मैसेजेस। और यहां से फॉर एग्जाम्पल मेरी इन मैसेजेस के अंदर क्वेश्चंस आने हैं, तो मैं वो क्वेश्चन यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट। और इसकी बेसिस के ऊपर मैं उसको वही काम कह रहा हूं टू कंप्लीट द क्यूरी। अब क्योंकि मैंने जो रैग का बनाया है पूरा का पूरा स्टोर, वो एक वेब पेज पे है जो कि एलएलएम और एजेंट्स के बारे में ही वेब पेज है। तो लेट्स जस्ट अपडेट वट एवर वी वर डूइंग बिफोर, और मैं अब उसको थोड़ा सा चेंज करके जो लास्ट क्यूरी मैंने बनाई थी उसी को मैं अपडेट कर देता हूं टू डू समथिंग रिलेटेड टू एजेंट्स। तो यहाँ पे मैंने उसे बस सिंपल ये कह दिया है कि योर टास्क इज टू सेग्रीगेट कि ये जो क्वेश्चन है ये एजेंट के बारे में है या ये किसी और के बारे में है। तो इसी तरह से अब हम अपना दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। जो दूसरा फंक्शन है, बेस्ड ऑन द टॉपिक इट विल परफॉर्म रैग, राइट। तो अब हम उस फंक्शन के अंदर वही जो कल हमने टेम्पलेट बनाया था जिस तरह से रैग का सिंपल सा, हम एग्जैक्टली वही टेम्पलेट और वही चेन यहाँ कॉल कर लेंगे। तो इट्स जस्ट वी आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग द सेम थिंग ओवर हेयर। तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो यहाँ पे स्टेट के अंदर जो मैसेज आया है, तो मैंने सेकंड मैसेज उठाया, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में पेस्ट किया और आगे वही चेन कॉल कर लिया, राइट। तो एग्जैक्टली व्हाट द रैग पाइपलाइन दैट वी सॉ यस्टरडे हैज नाउ बीन शिफ्टेड टू अ नोड फंक्शन। तो ये पूरा का पूरा रैग जो है वो इस नोड के अंदर हो रहा है, राइट। एंड इफ आई define this, execute this, and I define now the same graph as we had done earlier, तो वही मैंने जो ग्राफ का कोड ऊपर लिखा था, I would just override that graph, क्योंकि नाम मेरे अभी तक नॉमेनक्लेचर वही चल रहा है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। एंड नाउ इफ आई इन्वोक दिस ग्राफ, अब मैं इसको प्लेन टेक्स्ट से इन्वोक नहीं कर सकता बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग अ स्टेट वेरिएबल फ्रॉम मी दिस टाइम। So I cannot just invoke it by writing some text, क्योंकि अब उसकी इनपुट जो है वो एक स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मुझे अब स्टेट का ऑब्जेक्ट बना के उसको पास करना पड़ेगा। तो आई कैन डिफाइन एन इनपुट एज अ स्टेट ऑब्जेक्ट, और ये स्टेट ऑब्जेक्ट जो है इसमें मैसेजेस की एक लिस्ट है। तो ये मैसेजेस जो हैं मैं उसमें अभी एक सिंगल मैसेज उसे पुश कर रहा हूँ। तो जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, एंड देन आई वुड इन्वोक दिस ग्राफ। सॉरी जी, वो बीच में सेशन रीस्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक वो LM need to be initialized again. Sorry, some small typo somewhere, और वही गड़बड़ कर रहा है। So, कोई छोटा सा टाइपो था कहीं कोड में टाइपिंग के दौरान। तो एनीवेज, तो अब इस पूरी एग्जीक्यूशन के दौरान हुआ क्या कि जो क्वेश्चन मैंने भेजा वो क्लासिफाई हुआ थ्रू LLM कि ये बात जो है वो एजेंट के बारे में हो रही है या फाइनेंस या लीगल के बारे में हो रही है। और जो उसने क्लासिफाई किया वो उसने अगले नोड को पास किया, तो उसने उस एजेंट की बेसिस के ऊपर रैग करके जवाब निकाल के दे दिया, राइट। तो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, so this is the response from the RAG pipe, RAG node, right? तो this is how you can connect multiple nodes together. हो सकता है कि एक नोड रैग कर रहा हो, एक नोड क्लासिफिकेशन कर रहा हो, दूसरा नोड कहीं और से रैग कर रहा हो, तीसरा नोड आपकी डेटा से बात कर रहा हो, चौथा नोड जो है किसी वेब सर्विस से बात कर रहा हो, और ये सब कलेक्टिवली करके आपको जवाब निकाल के दे रहे हो। एंड दिस इज द पावर इन विच मोस्ट ऑफ द मॉडर्न या आपकी लेटेस्ट जो इंडस्ट्री है वो इस एडॉप्शन के ऊपर जा रही है कि build solutions that are stateless, that are autonomous,
अब ये पूरा ग्राफ जो है ये ऑटोनोमस है। जब मैं इस ग्राफ को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ग्राफ कॉल हो जाएगा। यू कैन हैव टेंस ऑफ सच ग्राफ इन योर होल एनवायरनमेंट। आपके पास सैकड़ों ग्राफ हो सकते हैं, हर ग्राफ के अंदर सैकड़ों नोड्स हो सकते हैं। वो सैकड़ों नोड में से 50 नोड शायद एलएलएम कॉल कर रहे होंगे, 50 नोड जो है शायद आपकी एग्जिस्टिंग सर्विस को कॉल कर रहे होंगे, राइट? बिकॉज हमने जो फंक्शन कॉलिंग की है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल फंक्शन ओनली या एलएलएम ओनली। आप तो कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट? तो आपकी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज में फॉर एग्जांपल 50 वेब सर्विसेज चल रही हैं, तो आप उन सब का इंटरेक्शन वेब से कन्वर्ट करके कन्वर्सेशनल कर सकते हैं, right? By calling those web services and integrating those nodes that call LLM to generate the response. One of the use case. दूसरा यूज केस क्या है कि जो आपकी रिपोर्ट जनरेशन है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आ रहा है और एंड में उसकी डिफरेंट रिपोर्ट के सेक्शन बनने हैं और फिर उसने कंपाइल होके एक पीडीएफ जनरेट करके निकालनी। तो यू कैन हैव दोज मेनी नोड्स। एक नोड जो है वो पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू लेके आ रहा है, दूसरा नोड जो है वो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तीसरा नोड जो है वो स्टोर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। उस तीनों नोड ने अलग अलग एलएलएम्स को कॉल दी कि इसका विजुअलाइजेशन जनरेट कर दो, दूसरे ने कहा इसकी समरी जनरेट कर दो, तीसरे ने कहा है कि इसके ऊपर ग्राफ जनरेट कर दो। फिर आपने एक और नोड को पास किया, उसने कहा कि इन सबको एलएलएम के साथ थ्रू मर्ज करके एक रिपोर्ट की फॉर्म दो, और एक और नोड कॉल किया, उसने कहा कि ये रिपोर्ट आ गई है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जनरेट करके ईमेल कर दो, राइट? तो ये सारे के सारे काम अब स्टेटलेस ऑटोनोमस पूरा का पूरा विद नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कैन बी डन, where you get a formatted PDF report as an output based on so many agents working in the background. तो जो काम शायद पहले ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, वो काफी काम ऑटोमेट हो सकते हैं विद मिनिमम इम्पैक्ट ऑन योर एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो इसमें की बात क्या है कि आपकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज ओवरराइड नहीं हो रही है, यू कैन रीयूज ऑल ऑफ दो सर्विसेज, क्योंकि वो कॉल यहां से अभी भी जा सकती है, राइट? The other important thing to note over here is you are not restricted to use one language model even. ये तो हमने एक लैंग्वेज मॉडल डिफाइन किया है, मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर लूं जहां पे कि मैं अभी मिस्ट्राल कॉल कर रहा हूं, उस एलएलएम में ओपन एआई कॉल कर लूंगा, तीसरे के अंदर मैं कोहेर कॉल कर लूंगा, एंड आई कैन यूज विच एवर एलएलएम आई वांट फॉर वट एवर टास्क दे आर गुड एट। तो मैंने क्लासिफिकेशन करानी है, तो मैं उस नोड के अंदर एक छोटा सा 3 बिलियन मॉडल का एलएलएम कॉल कर लूंगा, यार तुम्हें बस क्लासिफिकेशन करनी है। और मैंने रिपोर्ट जनरेशन करानी है, या मैंने डेटा के ऊपर अंडरस्टैंडिंग को इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करानी है, तो एट दैट पॉइंट एट दैट नोड आई कैन कॉल ओपन एआई, राइट? क्योंकि नथिंग स्टॉप्स मी, ये तो इस नोड की इंप्लीमेंटेशन है कि वो किस एलएलएम से बात कर रहा है, राइट? तो आई कैन बी एज फ्लेक्सिबल एज आई वांट इन मैनेजिंग के एलएलएम कौन सा कॉल करना है। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। तो आप मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल्स यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क दैट यू वांट टू परफॉर्म, राइट? सो ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। सो लेट्स मेक समथिंग अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि आपको थोड़ा सा बेहतर हो समझ आएगी कि अच्छा यहाँ पे तो सिंपल एक डिसीजन हुआ और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो गई। So what if there could be different executions for different decisions, right? So how can we handle that sort of implementation with agents? तो हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। So let me get that for you. तो अब हम करेंगे क्या कि हम उसी तरह से एक ग्राफ की डेफिनेशन शुरू करेंगे, लेकिन इस ग्राफ में हम एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देंगे। वो एक्स्ट्रा नोड ये डिसाइड करेगा कि नीचे वाले बाकी नोड में से किसको कॉल करना है, और जिसकी जरूरत होगी उसको कॉल करेगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको नहीं कॉल करेगा। वी आर गोइंग टू यूज द सेम टू फंक्शंस दैट वर देयर इन द टॉप। हम इन्हीं दो फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो यही फंक्शन मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किए नीचे। तो मेरे पास ये दो फंक्शंस आ गए। एक फंक्शन जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहा है, राइट? और एक फंक्शन जो है वो रैग की आउटपुट जनरेट कर रहा है। यहां पे मैं सिंपल एक काम कर लेता हूं कि इधर जो स्टेट है, यहां पे एक और ऐड कर लेता हूं स्टेट, एंड दैट स्टेट इज एक्चुअली के नथिंग आउट ऑफ दीज टू,
तो ना वो एजेंट्स के बारे में बात थी, ना वो स्पोर्ट्स के बारे में बात थी. इट वॉज एक्चुअली नॉट रिलेटेड, राइट. तो इट डिडंट मीन एनीथिंग, तो मैंने इसलिए इसको कॉल नहीं करना, राइट. इसको कॉल नहीं करने के लिए what I'm going to do is कि I am going to define a third node which will try to answer the question if the classification was not, if the question was not related to either sports or either agent. क्योंकि यूजर तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो मैंने डिफरेंट यूज केसेस हैंडल करने हैं. तो कुछ यूज केसेस में आई वुड वांट माय रैग पाइपलाइन टू आंसर, एंड इन सम क्वेश्चन आई वुड वांट माय जनरल लैंग्वेज मॉडल टू आंसर, राइट. तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ विच इज फंक्शन 3, और वो फंक्शन 3 यहाँ पे क्या करेगा. So we have function 3 over here, and what that function 3 will do कि वो उसी तरह से स्टेट उठाएगा और स्टेट में से मैसेजेस एक्सट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे हम उसको क्यूरी बना देंगे, और यहाँ पे हम उसके साथ क्वेश्चन को अपेंड कर देंगे. और जब हमारी ये क्यूरी बन गई है तो सिंपल हमने एलएलएम के थ्रू ही इन्वोकेशन करनी है. तो वी आर गोइंग टू जनरेट द रिस्पॉन्स बाय इन्वोकिंग एलएलएम, और उसको हम ये क्यूरी पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हम मैसेजेस को. तो अभी हमने ये 3 फंक्शन डिफाइन कर लिए. जो फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन रैग कर रहा है, एक फंक्शन क्लासिफिकेशन कर रहा है, और एक फंक्शन नॉट रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उस पर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, राइट. तो अभी हमारे पास 3 नोड हैं. एक इनपुट रिसीव कर रहा है और वो सिंपल एलएलएम को कॉल करके पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये एजेंट है, स्पोर्ट्स है, या नॉट रिलेटेड है. एक और नोड है जो कि अगर एजेंट है या कुछ भी है तो रैग हो रहा है. एक और नोड है जो कि उसको जो भी मिल रहा है वो एलएलएम की इंटरनल नॉलेज से जवाब निकाल के दे रहा है, राइट. अब हम चाहते हैं कि रैग में उस वक्त कॉल करूं जब एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है, और फंक्शन 3 जो मेरा है जो एलएलएम की अपनी नॉलेज से जवाब देता है उस वक्त कॉल करूं जब कोई नॉट रिलेटेड सवाल था, राइट. तो ये काम करने के लिए व्हाट वी नीड ओवर हियर इज कि हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को क्या करना है, हमने राउट करना है. तो वी हैव टू राउट दिस क्वेश्चन टू द राइट नोड, क्योंकि मेरे पास अब आफ्टर क्लासिफिकेशन 2 जगह हैं जाने की. मैं एलएलएम पे भी जा सकता हूं और मैं रैग पे भी जा सकता हूं, बट आई हैव टू डिसाइड कि किस क्वेश्चन पे मुझे कहां जाना है, राइट. So we will add a router over here जिसको वही स्टेट पास होगी. ये जो राउटर है मेरा करेगा क्या कि इसको मैसेजेस से, ये स्टेट से मैसेजेस उठाएगा और वहां से ये लास्ट मैसेज लेके आएगा उस अरे से. अब इस मैसेज के ऊपर करेगा क्या कि एक तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं कि लास्ट मैसेज था क्या, जस्ट टू लॉग के व्हाट इज हैपनिंग. एंड नाउ आई वांट टू डिफाइन के किस काम के ऊपर क्या होना चाहिए, राइट. तो मैं उसे ये कहता हूं कि अगर तो लास्ट मैसेज में एजेंट है, राइट, अगर उसने एजेंट क्लासिफाई किया है इन लास्ट मैसेज, या उसने स्पोर्ट्स किया है इन लास्ट मैसेज, ठीक है. अगर उसने एजेंट या स्पोर्ट्स क्लासिफाई किया है लास्ट मैसेज के अंदर, so what I want you to do is I want you to return that it is a rag call. Else अगर इन दोनों में से कुछ क्लासिफाई नहीं हुआ तो आई वॉन्ट यू टू रिटर्न एलएलएम कॉल, राइट. तो ये सिंपल, अगर आप लोगों ने वो फ्लो चार्ट बनाते हैं, आप लोग कई दफा शायद बनाए हो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप यूज केसेस में उधर डायग्राम में आप फ्लो चार्ट बनाते हैं कि ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस, उसके बाद ये बॉक्स के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म हुआ, उसके बाद आप एक वो डायमंड का बॉक्स डालते हैं, ठीक है. वो डायमंड का बॉक्स जो है वो डिसीजन पॉइंट होता है कि अगर ये है तो लेफ्ट चले जाओ, और अगर ये है तो राइट चले जाओ, अगर ये है तो नीचे चले जाओ, राइट. तो यू हैव अ डिसीजन पॉइंट ओवर देयर, so दैट इज एक्टिंग एज अ राउटर एट दैट पॉइंट. तो वो डिसीजन का जो बॉक्स है, डायमंड बॉक्स जो बना होता है रोम्बस टाइप,
वो आपको राउट करा रहा होता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन आई है तो इसके आगे ये एक्शन होना है तो इसको इधर ले जाओ, राइट? तो हमने वही राउटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अब हमने 3 नोड बना दिए और एक राउटर क्रिएट कर दिया है। नाउ वी हैव टू डू इज कि अभी हमने इस इन सारों की बेसिस के ऊपर अब एक ग्राफ क्रिएट करना है, राइट? सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्राफ बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस एंड द फंक्शनैलिटी दैट वी वांट टू ऐड। तो यहाँ पे अब हम उसी तरह से वी आर गोइंग टू ऐड फ्रॉम द सेम लाइन ग्राफ। तो हम ग्राफ इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हम एक और काम करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंपोर्ट 2 न्यू टाइप ऑफ नोड, और वो नोड्स हैं स्टेट ग्राफ एंड एंड, ठीक है? अब जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो इज नॉट अ सिंपल ग्राफ एनीमोर, इट इज हैज बिकम अ स्टेट ग्राफ, क्योंकि अब इसमें राउटिंग इन्वॉल्व होगी, राइट? एंड जो लैंग ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन है, it also provides a special node named as end node। तो आप ताकि कोई अपना नोड को एंड नोड डेजिग्नेट ना करें, दैट एंड नोड वुड स्पेसिफाई दैट्स अ डेड एंड नाउ। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, द ग्राफ culminates over here, so you can add an end node over here as well। तो इस स्टेट ग्राफ की बेसिस पे अब हम एक ग्राफ इनिशियलाइज करेंगे, और ये जो स्टेट ग्राफ है ये एजेंट स्टेट को यूज कर रहा है एज अ स्टेट, राइट? सो इट इज यूजिंग द एजेंट स्टेट जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, द सेम एम्प्टी string with null messages in there as long as it is not importing। sorry जी, एक मिनट। so we just need to update the type of this state, agent state, to the messages। I just missed that। तो अब हम एजेंट को उस लिस्ट से कन्वर्ट कर रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस के अंदर। तो अब हम एक बिल्ट इन एनोटेटेड स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी स्टेट की बेसिस के ऊपर अपने ग्राफ को इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट? तो फायदा से ये होगा कि हमारी स्टेट मैनेजमेंट फ्रॉम आर मैनेजमेंट के हमने लिस्ट और डिक्शनरी मैनेज करनी है, इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स एंड वी कैन मैनेज इट एज अ ऑब्जेक्ट, जिस तरह के आप क्लास ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने पूरे फंक्शन डिफाइन कर दिए, सो वी स्ट्रेट अवे मूव टू, अब हमने ग्राफ को डिफाइन करना है। तो आप उसी तरह से ग्राफ के अंदर ऐड करेंगे अपने नोड्स। so we are going to add a node of agent which is our function 1। उसके बाद हम ग्राफ में नोड ऐड करेंगे हमारा दूसरा फंक्शन, जो हमारा दूसरा फंक्शन है, इफ यू सी ओवर हेयर, तो दैट फंक्शन 2 इज परफॉर्मिंग रैग, राइट? तो वो रैग परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसका उस नोड का नाम भी रैग ही रख देते हैं। so we define it as rag, is just a naming convention, you can use anything, and that is our function 2। और जो हमारा फंक्शन 3 है, सिंस हम उससे जनरल एलएलएम की कॉल करवा रहे हैं, तो वी नेम इट एज एलएलएम सिंपल, कि हम उसे सिंपल कह रहे हैं कि एक फंक्शन से एलएलएम कॉल जनरेट कर दो जो भी तुम्हारे पास इनपुट आ रही है। so we have 3 nodes that have been added to the graph। उसके बाद हम एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, विच इज आर एजेंट नोड, जिसको के सबसे पहले क्वेश्चन आएगा और वो क्लासिफाई करेगा। तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज कि पहले तो हमने एज ऐड किया था नोड 1 से नोड 2 के दरमियान, राइट? अब हम फर्स्ट नोड को दोनों नोडों से, बाकी जो दो फंक्शंस हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्स्ट नोड की जो क्लासिफिकेशन की आउटपुट होगी वो इनमें से किसी एक के पास जानी है, राइट? तो हमें बीच में एक राउटिंग ऐड करनी है। तो हम लैंग ग्राफ में एक राउटर ऐड करेंगे जो बाद में फिर रिस्पेक्टिव नोड को कॉल करेगा। और राउटर को इन लैंग ग्राफ लैंग्वेज इज नोन एज कंडीशनल एज, राइट? तो हम एक कंडीशनल एज क्रिएट करेंगे जो बेस्ड ऑन के क्या कंडीशन ट्रू हुई है, राइट, उसकी बेसिस के ऊपर वो नेक्स्ट नोड को कॉल करेगा, या उसकी बेसिस पे वो आउटपुट जनरेट करेगा एक्चुअली। तो हम ग्राफ में वी आर गोइंग टू ऐड अ कंडीशनल एज। ये जो कंडीशनल एज है ये स्टार्ट हो रहा है एजेंट से, क्योंकि दिस इज वेयर वी क्लासिफाई, जहां पे हमारी क्लासिफिकेशन हो रही है कि एजेंट है, स्पोर्ट्स है या नॉट रिलेटेड है। और
ये जो राउट कराएगा, ये राउटिंग कराएगा दो के दरमियान। तो इट इज गोइंग टू राउट। तो इफ यू रिमेंबर कि जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था, ये जो राउटर का फंक्शन हमने डिफाइन किया था, तो इट्स द सेम राउटर दैट इज बीइंग कॉल्ड ओवर देयर, राइट। तो जो भी इनपुट आई एजेंट वाले नोड को, उसने अब आउटपुट जनरेट की है, वो 3 आउटपुट जनरेट कर सकता है, एजेंट, पोर्ट्स या नॉट रिलेटेड, राइट। हमने एक राउटर का मेथड डिफाइन किया है और उसे कहा है कि अगर तो एजेंट या स्पोर्ट्स है उस मैसेज में तो तुम रैग कॉल जनरेट कर दो, राइट। या अगर इनके अलावा कुछ है तो एलएलएम कॉल जनरेट कर दो। उसके बाद हमने जो अपने दो नोड्स जो रैग और एलएलएम कर रहे हैं उनका नाम रैग और एलएलएम रखा हुआ है। तो अब इस राउटर, इस कंडीशनल एज में हम करेंगे क्या कि राउटर कॉल कर रहे हैं, राउटर अब आउटपुट देगा बेस्ड ऑन वट एवर एजेंट नोड जनरेटेड। अगर एजेंट ने एजेंट या स्पोर्ट्स जनरेट किया था तो राउटर की आउटपुट होगी रैग कॉल, ठीक है, क्योंकि हमने राउटर को कोड ऐसे किया है। और अगर एजेंट की आउटपुट नॉट रिलेटेड है तो राउटर आउटपुट जनरेट करेगा एलएलएम कॉल, राइट। तो इस कंडीशनल एज में हम रैग कॉल को रैग नोड पे मैप करा देंगे और एलएलएम कॉल की आउटपुट को एलएलएम नोड पे मैप करा देंगे। मेक सेंस? ये बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन या सब कंफ्यूजन है? तो वी आर गोइंग टू मैप दिस रैग कॉल टू रैग नोड। यहां पे पहले रैग कॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि राउटर का मेथड में हमने उसे कहा था कि रैग कॉल जनरेट करो अगर आउटपुट एजेंट नोड की, एजेंट के फंक्शन 1 की आउटपुट अगर एजेंट या स्पोर्ट्स है तो रैग कॉल आउटपुट दो। तो यहां पे हम उसे कह रहे हैं कि रैग कॉल अगर तुम जनरेट कर रहे हो तो रैग के नोड पे माउंट कर दो, उसको मैप कर दो। बट इफ यू आर जनरेटिंग एलएलएम कॉल एज एन आउटपुट, मतलब तुम्हारा जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है वो एलएलएम कॉल जनरेट कर रहा है, तो मैप इट टू एलएलएम ओनली, राइट। तो ये दिस कंडीशनल एज इज नाउ गोइंग टू परफॉर्म दैट राउटिंग कि अगर एजेंट या स्पोर्ट्स है तो रैक की तरफ ले जाओ, इसके अलावा कुछ है तो एलएलएम की तरफ ले जाओ। नाउ वी हैव डिफाइंड द राउटर। अब हमने जो बाकी दो नोड हैं उनको कनेक्ट करना है। इस राउटर ने हमारे जो रैग और एलएलएम के नोड हैं उनको अपने साथ कनेक्ट कर लिया है, ये बाइंडिंग यहां हो गई है, राइट। तो वी जस्ट नीड टू डिफाइन द एंड ऑफ दिस ग्राफ। तो ग्राफ जो हमारा है, अनलाइक द प्रीवियस ग्राफ, वी हैव नाउ टू एंड स्टेट्स। वाई? बिकॉज कि अगर क्वेश्चन एजेंट के बारे में है तो वो रैग करके खत्म हो जाना है उसने, और अगर क्वेश्चन एजेंट या स्पोर्ट्स के बारे में नहीं था तो एलएलएम करके खत्म हो जाना है उसने, राइट। दैट इज द एंड। वो ऐसा नहीं है कि एलएलएम के बाद दोबारा रैग में घुस जाएगा या दोबारा एजेंट में चला जाएगा, तो हमने वो काम नहीं कराना, हमने दोनों को एंड करना है। तो हम दो नए एजेस ऐड करेंगे which will link rag node to end, right, and it will also link the LLM node to end, right। तो अब दो एंड हो गए इस ग्राफ के, and I can compile this graph. Everything is working, so it should compile. So let's visualize this graph if we can. So here is your graph now. तो अब आपके पास इनपुट आ रही है, वो एजेंट के पास जा रही है। एजेंट अगर क्लासिफाई करता है कि एलएलएम कॉल है तो एलएलएम का नोड कॉल होगा और एंड हो जाएगा, और अगर एजेंट क्लासिफाई करता है कि नहीं रैग कॉल है तो रैग का फंक्शन कॉल होगा और एंड हो जाएगा, राइट। तो अब इफ आई आस्क अ क्वेश्चन थ्रू दिस ग्राफ, तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी इनपुट इसको देता हूं, so there's some typo over there, Bharal, we can handle that later, but so answer उसने generate किया हुआ है, but there is some typo that I've done during that whole coding. So it has, based on the provided context, agent is a component of system that performs some task. So I have actually some messed up somewhere in the naming convention over there, तो इस वजह से वो exception throw कर रहा है, but rag की output actually generate हो चुकी है। तो it actually went to the rag model, क्योंकि मैंने सवाल agent का किया है तो उसने उसको rag की तरफ divert कर दिया।
तो इसका फायदा क्या है आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग, इस तरह की राउटिंग डिफाइन करने का? तो फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के अंदर लॉ के भी काम हो रहे हैं, आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंस के काम हो रहे हैं, और आपकी कंपनी के अंदर वैसे जर्नल क्वेश्चन आंसर भी चल रहे होते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन फाइनेंसेस के बारे में हो तो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट से जवाब आए, जो भी क्वेश्चन लीगल किसी के बारे में हो, लीगल मैटर के बारे में हो, तो वो ऑनलाइन एक लीगल वेबसाइट पे जाए और उससे जवाब लेके आए और उसको गाइड करे यूजर को। और जो भी क्वेश्चन जर्नल हो तो वो जर्नल एलएलएम से सवाल निकाल के, जवाब निकाल के ला के दे दे। तो आप ये इस तरह का एजेंटिक फ्रेमवर्क इंस्टॉल करके यू कैन मेक श्योर कि ऑल फाइनेंशियल क्वेश्चन गो टू योर रैग रिपोजिटरी। वो कहीं पे ऑनलाइन जाके करके नहीं जवाब लेके आ रहा है, वो आपकी रैग की रिपोजिटरी में घुस रहा है और वहां से जवाब लेके आ रहा है, राइट? और अगर कोई भी लीगल का क्वेश्चन है तो हमेशा वो एक स्टैंडर्ड रिपोजिटरी जिसपे आपने पॉइंट किया हुआ है वहां जाता है, वहां से जवाब लेके आता है। और अगर कोई जर्नल क्वेश्चन है तो वो हमेशा जाएगा और एलएलएम से जवाब लेके आएगा। इसके अलावा कोई इंटरनेट की सर्च है तो आप उसको यहाँ पे सर्च एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन कनेक्ट अ नोड टू गूगल सर्च एपीआई। किसी ने कोई जर्नल क्वेश्चन पूछ लिया जो कि एलएलएम का नहीं है, वैसे कोई फैक्ट चेक कर रहा है कि यार व्हाट इज द करंट स्टॉक मार्केट स्टॉक रेट ऑफ गूगल शेयर। अब ये गूगल का जो शेयर है ना ये एलएलएम के पास है, ना ये रैग में पड़ा हुआ है, ना ये कंपनी की किसी इंफॉर्मेशन में है। यस, गूगल सर्च कैन ब्रिंग यू एन आंसर, या कोई स्टॉक एक्सचेंज की वेब सर्विस एपीआई बनी हुई है जो स्टॉक एक्सचेंज की आपको रिस्पॉन्ड करती है कि किसका स्टॉक आप पूछ रहे हैं। So you can actually call that service at that point and bring that response over here, right? So with this, with the help of all of this agentic programming, you can now convert your whole enterprise task into an automated pipeline जिसमें हर स्टेप पे एलएलएम बैठा डिसीजन भी दे रहा है। तो अब इस पूरे के पूरी पाइपलाइन में एलएलएम जो है वो राउटिंग भी कर रहा है कि सवाल ने कहां जाना है, एलएलएम रैग भी कर रहा है कि जवाब कहां से लाना है, और एलएलएम अपनी नॉलेज पे जवाब भी दे रहा है कि इसके बारे में शायद किसी और के पास नॉलेज नहीं, तो एलएलएम शुड रिस्पॉन्ड टू दैट, राइट? तो द होल एलएलएम इज सिटिंग एट द साइड as a brain controlling everything, right? And this is the crux of the agentic programming, the agentic model, a very high level, very short overview of what agents can do. What tomorrow we are going to do is कि हम थोड़ा सा एक टच लेंगे कि आप दो काम अभी तक हमने नहीं किए जो हम कल करेंगे। वन इज कि हमने रैग पाइपलाइन की है टेक्सचुअल डेटा से। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर डेटा? स्ट्रक्चर डेटा आपके पास बहुत पड़ा है, डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डीबी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो चैट कैसे होती है? टेक्स्ट से तो हो जाती है, आप चंकिंग करते हैं, चंक उठाते हैं, जवाब बनाते हैं, दे देते हैं। तो डेटा से चैट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल गोइंग टू सी दैट टुमारो। द अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज कि इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे जो सारे फंक्शन हैं वो मेरे अभी भी हार्ड कोडेड हैं, अभी भी नोड्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं, वो नोड कुछ काम कर रहे हैं और आगे जवाब दे रहे हैं। तो व्हाट इफ मैंने एक नोड पे पहुंचा और वहां पे मैंने डिसीजन ये लेना है कि टू परफॉर्म दिस एक्शन एट दिस पर्टिकुलर नोड मेरे पास चार ऑप्शन मौजूद हैं, राइट? या मैं चार सर्विसेज को कॉल कर सकता हूं टू परफॉर्म सम एक्शन। मैं चार जगह से जवाब ला के दे सकता हूं, बट आई नीड टू डिसाइड, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए मुझे कि मुझे ये पता लग जाए कि इस इनपुट पे मैंने कौन सी चार सर्विसेज कॉल करनी है। वो काम चारों सर्विस एक ही नौयत का कर रही हैं, बट शायद उनके सोर्सेज फर्क हैं। एक जो है वो न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज से लेके आ रहा है, एक पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज से ला रहा है, एक जो है वो यूएई की स्टॉक एक्सचेंज से जवाब ला रहा है। तो अब अगर स्टॉक के बारे में क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जस्ट मिसाल दे रहा हूं, तो ये नोड स्टॉक के बारे में जवाब तो ले आता है, लेकिन इसने किस स्टॉक वाले को कॉल करनी है, राइट? सो एलएलएम्स कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग विच फंक्शन टू कॉल इवन। तो आप एलएलएम से क्लासिफाई करा सकते हैं इनपुट की बेसिस के ऊपर कि इस इनपुट पे ये वाला फंक्शन कॉल कर लो, और अगर ये इनपुट इस तरह की है तो ये वाला फंक्शन कॉल कर लो। तो कल हम एक नोटबुक वो भी करेंगे कि हाउ एलएलएम्स आर यूज्ड टू डू फंक्शन कॉलिंग, और वो फंक्शन कॉलिंग एम्बेड हो सकती है किसी एक एजेंट के नोड के अंदर जाके, कि वो एक एजेंट का नोड बैठा है, उसने फंक्शन कॉल किया, चार फंक्शन थे उसके पास, उसने एक को कॉल कर लिया, जवाब लाया और आगे भेज दिया, राइट?
function calling is one of the key enabler of this whole agentic ecosystem. दूसरी बात जो याद रखनी है आपने, फंक्शन कॉलिंग हर LLM नहीं कर सकता. तो LLMs आर फाइन ट्यून्ड टू डू फंक्शन कॉलिंग. तो अगर आप हगिंग फेस से कोई मॉडल डाउनलोड कर लें, फॉर एग्जांपल जो मिस्ट्राल हमने लोड किया हुआ है, अभी हमने मिस्ट्राल से बात कर रहे हैं सारी की सारी, मिस्ट्राल कैन डू फंक्शन कॉलिंग. वो फाइन ट्यून नहीं है फंक्शन कॉलिंग पे. लामा कैन डू दैट, ओपन एआई कैन डू दैट, राइट. तो कल हम फंक्शन कॉलिंग देखेंगे और दूसरा कल हम देखेंगे कि आप डेटा से कैसे चैट कर सकते हैं, राइट. तो आई होप कि ये जो बेसिक ओवरव्यू ऑफ एजेंटिक है, it can help you build something very good in your companies, in your projects. It's just a very brief overview. It's such a large space कि वो शायद 2 घंटे में कवर करना, 2-3 घंटे के अंदर कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे मेच्योर फ्रेमवर्क्स हैं, जिस तरह मैंने क्रू एआई का जिक्र किया, इस तरह के और बहुत सारे मेच्योर फ्रेमवर्क्स आपको मिलेंगे. जो काम हम बहुत सारा हाथ से कर रहे हैं यहाँ पे, नोड की डिफाइन करना, नोड को फंक्शन से बाइंड करना, फंक्शन को डिफाइन करना, राउटिंग करना, तो ये क्रू एआई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, वो इस सारे काम को बहुत ही एब्स्ट्रैक्शन में ले जाते हैं. फायदा सिर्फ उनका ये है. मैं क्यों आपको क्रू एआई से नहीं करा रहा? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. तो क्रू एआई भी बैकग्राउंड में यही कर रही होगी. अभी भी बहुत कुछ हमसे हिडन है क्योंकि लैंग्राफ हम यूज कर रहे हैं, बट अ बिट मोर इन डेप्थ कंपेयर टू सम एजेंटिक लाइब्रेरीज आउट देयर. लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो आपको वो लाइब्रेरी इस्तेमाल करने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि अच्छा इसने ये नोड डिफाइन किया, ये डिफाइन किया है, ये राउटिंग है, दैट्स इट. वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन कॉल द फंक्शन, वी कैन कॉल द सर्विसेज, वी कैन गेट LLM, right, and we can get the job done. So this is the end of today's lecture. So let's get to the last lecture tomorrow. We will see talk to data, we will see function calling, and then a bit of something about the risk and concerns of using language model, challenges or risk kya hai uske, and then we will culminate this course, right? Thank you.